नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ गए हैं श्री ओ व्हाट हैज हैपेंड। ये क्या हुआ? ही इज बिकम ए जैन धर्मावलंबी। Please remember, you have to call me Doctor, Professor, and you have to say IIT, IIM, LLB, PhD, UPSC, MBBS after every time you use my name. Okay? तो मतलब आपका सिर्फ नाम लेके काम नहीं चलेगा? नहीं. You have to use all my. You also have to say all the places I've been in. So you have to say Calcutta, Madras, Cuddalore, Delhi, Srinagar, Vienna, Moscow, Albuquerque, Melbourne, Lura, Port Douglas, Hong Kong. These are all things you have to say after my name. My God, that will take about 5 minutes. उससे मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। अगर मैं आपके प्रोग्राम पे आऊंगा, मेरा जैसा महान सेलिब्रिटी जो पुतिन ने खुद हाथ शेक किया था मेरे से, तो आपको ये पूरा मेरा ये सब रिचुअल करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है साहब, जैसा जैसी आपकी आज्ञा। लेकिन आप पूरी तरह से जैन धर्मावलंबी बन के वेजिटेरियन कब से बन गए? मैं तो हमेशा वेजिटेरियन हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो शाह साहब, हम आगे चले, थोड़ा बातचीत करें। ये चलिए। ओके। तो ये बताइए, माय फर्स्ट क्वेश्चन इस कि साहब, ये दुनिया में ये जो सब हो रहा है कि भाई इंडिया ने पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड सेंटर मार दिया नूर खान बेस पे, तो उसमें शायद कुछ अमेरिकन भी बैठे हुए रहे होंगे, क्या पता, बनाया तो उन्हीं का था। आपने किराना हिल्स पे मार दिया, फिर कह दिया हमें पता ही नहीं है किराना हिल्स क्या होता है। उसके बाद आपने जेकोबाबाद मार दिया, बुलारी मार दिया, पता नहीं, आपने कुछ कहते हैं साहब चगाई हिल्स पे भी कुछ भेजा था, कुछ पता नहीं। उसके बाद फिर वो आप यूक्रेन वाले हैं, वो भेज देते हैं कुछ और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स जो है वो उड़ा देते हैं रशिया के। और फिर ये आपके इसराइल और अमेरिकन मिलके मेजर न्यूक्लियर सेंटर्स पे स्ट्राइक कर देते हैं। तो ये एक जो कॉन्सेप्ट होता था न्यूक्लियर डेटरेंस का, इसका क्या होगा? सो न्यूक्लियर डेटरेंस पहले तो एक कॉन्सेप्ट है। ये इसका एक नोशनल बिलीफ है। जैसे 500 रुपए का नोट, उसको बनाने के लिए 20 पैसा भी नहीं लगता है। आप विश्वास करते हैं कि ये 500 रुपए का नोट है। डेटरेंस उसी की तरह। आप देखिए, पहले तो जापानियों के पास खुद अपना सब, ये पूरा जो न्यूक्लियर डेटरेंस का जो मिथ है, ये कब से आता है? वर्ल्ड वॉर 2 से आता है, जब हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिरे थे। अब इसमें भी क्या है कि अगर आप कुछ एडअप नहीं करता है, आप पहले तो जापानी बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि न्यूक्लियर बम क्या होता है। वो कभी भी ये जो ट्रूमन ने ये बोला था ना, वो सूरज को 1000 गज ज्यादा गर्मी से ग्लो करता है और इसीलिए लोग मरते हैं, वो उन्होंने कभी भी माना नहीं था। ठीक है, उनके उनके ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी से बहुत ज्यादा खतरनाक हमले हुए जो नॉन न्यूक्लियर थे। जो टोक्यो का फायर बॉम्बिंग था, एक नहीं दो, ओसाका और क्योटो पर जो फायर बॉम्बिंग हुए थे, उन सब में 1 लाख से ऊपर लोग मरे थे। हिरोशिमा नागासाकी में 60-70 हजार लोग मरे थे मैक्सिमम ईच। ठीक है, तो उनसे इससे बहुत ज्यादा खतरनाक हमला हुआ था, नंबर 1। दूसरा, अगर वो इतने डरे थे तो उनको हिरोशिमा जब बम विस्फोट हुआ, अगले दिन ही सरेंडर करना चाहिए था। तो उन्होंने हिरोशिमा के बाद भी नहीं किया, नागासाकी के 3-4 दिन बाद ही उन्होंने सरेंडर किया। और ये क्यों? क्योंकि उसी 15 अगस्त है, 15 अगस्त दे सरेंडर। कई दिन पहले उन्होंने, सोवियत संघ ने उन पे हमला कर दिया था। और सोवियत संघ का उस टाइम साखालिन जो द्वीप है वो था उनके पास, जो 4 कुरील आइलैंड जो साखालिन और होकाइडो के बीच में आते हैं, उन्होंने उन पे बहुत जल्दी कब्जा कर लिया। और वो
अगर अमेरिका को जापानी मुख्य भूमि पे हमला करना था, वो बहुत दूर थे। रूस बहुत पास आ गया था, सोवियत संघ, नॉट रूस। सो उन्होंने सोवियट्स के वजह से ही सरेंडर किया। और क्यों सोवियट्स को सरेंडर नहीं किया और अमेरिकन्स को सरेंडर किया? क्योंकि उन्होंने देखा, क्योंकि 6-8 महीने पहले जर्मनी ने सरेंडर किया था। जो जर्मन जो बाद में वेस्ट जर्मनी बना, फ्रेंच, ब्रिटिश और अमेरिकन ऑक्यूपेशन जोन था, उसमें कत्लेआम नहीं हुए थे, बलात्कार ज्यादा नहीं हुए थे। रूसी साइड में बहुत बहुत हिंसाजनक घटनाएं हुई थी। तो वो भी जानते थे कि बेहतर होगा कि अगर दो लोग को हम सरेंडर कर रहे हैं, इसमें अमेरिका को सरेंडर करना बेहतर है, उधर सरेंडर करना इतना अच्छा नहीं है, करके उन्होंने निर्णय ले लिया था। तब से हम मान रहे हैं कि न्यूक्लियर डेटरेंस नाम का चीज है। अब देखिए, जब अर्जेंटीना ने फॉकलैंड पे कब्जा किया था, उस टाइम ब्रिटेन तो न्यूक्लियर वेपन्स पार था, कुछ हुआ नहीं। ठीक है, सब देशों ने मिलकर रूस को हराया था, सोवियत संघ को हराया था अफगानिस्तान में, वो तो न्यूक्लियर वेपन स्टेट था। अमेरिका भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट था। नॉर्थ वियतनाम ने 2 बार नहीं सोचा उनके एलाई साउथ वियतनाम पे हमला करने के लिए। और इस बार क्या हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर की वजह से हमको पता है कि बहुत हाई थ्रेशोल्ड होता है कि 2 न्यूक्लियर पावर्स एक दूसरे पे हमला कर सकते हैं, और इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए मोदी ने 10 मई को क्या बोला था, न्यूक्लियर ब्लैकमेल काम नहीं करेगा। वो क्यों बोला था, सोच समझ के उन्होंने बोला था। जो 3 मेन पॉइंट्स उन्होंने बताए क्या थे? एक, न्यूक्लियर ब्लैकमेल काम नहीं करेगा। दूसरा, जो पहले हम टेररिस्ट को अलग मानते थे, वो अब खत्म हो गया है। अगली बार हम टेररिस्टों को नहीं मारेंगे, अगली बार हम पाकिस्तानी फौज को ही मारेंगे। तीसरा, उन्होंने क्या बोला था कि हम और कोई सबूत नहीं देंगे। अगर हम हमला हुआ, हम कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। अगर हमको लगा पाकिस्तान ने किया है, हम आके धमाधम तुमको मारने वाले हैं। ठीक है, सो ये बहुत ही सीधा सा उनको मैसेज है। अब इसमें यूक्रेन और रूस के बीच में क्या हुआ, ये अलग स्थिति है। रूस एक न्यूक्लियर पावर है, फिर भी यूक्रेन ने 2 बार नहीं सोचा अंदर जाके घुस के मारना उसे ही कहते हैं। घुस के जाके बहुत सारे टुपोलोव 95 और टुपोलोव 22 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को उन्होंने उड़ा दिया। ठीक है, सो अब क्या करें? देखिए, ये न्यूक्लियर डेटरेंस जैसे हम देखे जा रहे हैं ना, वो हमारे आगे ही टूटे जा रहा है, टूटे जा रहा है, टूटे जा रहा है। ये जो मिथ ऑफ न्यूक्लियर डेटरेंस है, वो टूटे जा रहा है। हाँ जी। हेलो हेलो। हाँ, तो सो दैट इज इट, देयर इज नो सच। ये जो न्यूक्लियर डेटरेंस था, ये हमेशा एक मिथ था। अब जैसे हम देखे जा रहे हैं, ये टूटे भी जा रहा है। करेक्ट। तो वो कहने का अर्थ ये है कि ये जो आप देख रहे हैं, अब जिनके पास न्यूक्लियर है, दोनों के पास न्यूक्लियर है, उनका तो बिल्कुल क्लियर है। जैसे भारत है, वो कह रहा है कि ठीक है, हम मारेंगे, तुम कुछ भी करो। और उसके बाद अगर तुम्हारी रेड लाइन क्रॉस होती है, अब रेड लाइन तो पाकिस्तान की क्रॉस हो गई, क्योंकि जो उनकी रेड लाइंस थी, एक तो कराची का ब्लॉकेड था, कराची वॉज वर्चुअली ब्लॉक्ड। आज तो आ भी गया। आज आपने देखा, एनडीटीवी ने चलाया है पूरा, कि अच्छा, किस तरह से उनके जो पूरी नेवी थी, वो होल्ड इन थी कराची में। और एक ने, बेचारे ने, एटीआर ने, उसके सर्वेलेंस प्लेन ने उड़ान भी भरी, तो उधर से MiG-29 भेज दिया, और MiG-29 ने डर के मारे उसको वापस जाना पड़ा। दूसरी रेड लाइन जो थी, वो वाटर्स थे, कि साहब पानी हमारा रोका तो इट इज़ अ रेड लाइन। और तीसरी रेड लाइन थी कि भाई अगर हमारा कोई एरिया ऑक्यूपाई किया। तो 3 में से 2 रेड लाइन तो क्रॉस हो गई, फिर भी कुछ नहीं कर रहे। तो ये न्यूक्लियर डेटरेंस का कंप्लीट फेलियर आपको दिख तो रहा है।
ये तो हम पिछले 10 साल से बोल रहे हैं, जब से हमने पाकिस्तानियों के साथ ये बैंकॉक में, दुबई में, एथेंस में वॉर गेम्स किए हैं। उनके एयर मार्शल्स, एयर चीफ्स, हमारी साइड से भी एडमिरल्स, एयर मार्शल्स, एयर चीफ्स जाते हैं, उनके साइड से भी आते हैं। हमारे पुराने मंत्रीगण आते हैं, उनके साइड से भी भूतपूर्व मंत्रीगण आते हैं उधर। हर बार उनके ये 4 उन्होंने रेड लाइंस लगाए थे: इकोनॉमिक रेड लाइन, पॉलिटिकल रेड लाइन, मिलिट्री रेड, लॉस ऑफ मिलिट्री रेड लाइन, यानी कि आपने काफी सारे उनके मिलिट्री को तबाह कर दिया, और टेरिटोरियल रेड लाइन, यानी कि आपने उनका काफी सारा जमीन हड़प लिया। वो फर्स्ट यूज करेंगे परमाणु हथियारों का। हर बार हमने उनका कोई ना कोई रेड लाइन तोड़ा है, और उन्होंने उन वॉर गेम्स में कुछ भी नहीं किया है। अब तक हम 8 वॉर गेम्स कर चुके हैं, किसी भी टाइम उन्होंने पहला हमला नहीं किया, और हमने हर बार उनके रेड लाइंस तोड़े थे। एक बार क्या हुआ था कि हमने उनका इस वॉर गेम में हमने उनका ये एक कब्जा किया, एक शॉर्ट रेंज टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का। उनके जनरल्स का पता है क्या सोच विचार था? बहुत अच्छी बात है, हिंदुस्तानी बोलते रहते हैं कि वो हम पे विश्वास नहीं रखते, हमारे टैक्टिकल वेपन्स पे, कि हम झूठ बोल रहे हैं, हमारे पास टैक्टिकल वेपन्स नहीं है, हम उसको इतना मिनिएचराइज नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, उनको लेने देंगे हमारा टैक्टिकल वेपन, न्यूक्लियर वेपन, क्योंकि फिर डिटरेंस एस्टैब्लिश हो जाएगा, और वो मान लेंगे कि हमारे पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है। दिस एक्चुअली हैपेंड। बट टैक्टिकल वेपन्स तो खुद की टेरिटरी में यूज करने के लिए है ना। एग्जैक्टली, बट यू नो दे डिड। तब भी हम बहुत अंदर घुस गए थे उस वॉर गेम में, पाकिस्तान के अंदर, फिर भी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। और इसमें हमको पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो बोलता है ना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, ये सब बकवास है। बस एक चीज का एग्जिस्टेंस है, उनका जो फ्यूडल क्लास है, उनके लैंड होल्डिंग्स, और उनका जो पूरा कंट्रोल है उस देश पे, बस, और कुछ नहीं। जो वो पहले वो 1800 1700 में वो जमींदारी रैयतवारी का माइंडसेट होता था ना, बस लेना है, लेना है, लेना है, छीनना है, छीनना है, छीना है, कुछ वापस कुछ नहीं देना है, वही उनका माइंडसेट है। किसी को प्रोजेक्ट करें तो व्हाई इज रशिया नॉट रिएक्टिंग? उनके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स उड़ा दिए, उनकी रेड लाइन भी क्रॉस हो गई, दे डिड डू एनीथिंग टू यूक्रेन। देख लो, इजराइल ने 8 घंटे में कर दिखाया, पहले 8 घंटे में, जो रूस अभी 3.5 साल से कर नहीं पाया है। क्या था वो? पूरा का पूरा ईरान का एयर डिफेंस उड़ा देना, पूरा का पूरा ईरान का एयरफोर्स उड़ा देना। उन्होंने 8 घंटे में कर दिया, और वो भी अपने देश से 1700 किलोमीटर दूर। इफ यू लुक एट द क्लोजेस्ट पॉइंट बिटवीन इजराइल एंड ईरान, वो 1700 किलोमीटर है। No, दिल्ली about से 1,300. 700, नो 300. I checked on Google Earth. 1300 is the distance between Delhi and Hyderabad. Almost, yeah. और वो भी As the crow flies. 2-3 दूसरे देशों के ऊपर जाके, और वो इतनी बुरी ये थी कि दूसरे दिन के अंदर वो F-16 का, वो F-15 का वो वीडियो है, एक स्क्वाड्रन है, हाफ स्क्वाड्रन है F-15 का, वो बस रिफ्यूलिंग टैंक्स लेके और बम लेके जा रहे हैं, एयर टू एयर मिसाइल तक नहीं लेके जा रहे हैं अपने सुरक्षा के लिए, क्योंकि इतने दूसरे दिन के अंदर ही इतना ध्वस्त करके रखा था ईरान के एयरफोर्स और ईरान के ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस को। रूस 3.5 साल में नहीं कर पाया है। इंडिया ने भी कुछ ही घंटे में कर दिया था, फैक्ट फ्यू मिनट्स। इंडिया ने तो बहुत जल्दी कर दिया था। देखिए, टोटल आई थिंक they said about 21 minutes or 23 minutes. Yeah, maximum. 21 targets, I think it took about 20-25 minutes maximum for all of them to hit. उस पर भी अगर आप देखोगे, हमने जो चाहे पाकिस्तान में मारा,
और पाकिस्तान ने जिसको भी हिंदुस्तान में मारने की कोशिश की, सबका सब विफल हो गया। सिरसा में उन्होंने एक बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ने की कोशिश की, वो तो आकाश ने इंटरसेप्ट कर दिया। जो भी उन्होंने ड्रोन छोड़ने की कोशिश की, वो हमारे एंड नोटिस ऑल द सक्सेसफुल इंटरसेप्ट्स सब के सब हिंदुस्तानी सिस्टम थे। एक आकाश और कई सारे काउंटर ड्रोन सिस्टम जो हैदराबाद में जेनटेक नाम का एक कंपनी है, और ग्रीनर रोबोटिक्स के बारे में मैंने आपको आपने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। हाँ, उन्होंने वो करके दिखाया था। और इजरायलियों का हर मिसाइल, वो अंदर आने वाले मिसाइल से 2 गुना 3 गुना ज्यादा ये है। हमारे जो काउंटर ड्रोन डिफेंस था, वो उनके ड्रोन से 175 100वीं गुना सस्ता था। ठीक है ना? तो ईरान की बहुत बड़ी तरह से वाट लगी है। बट आपको तो पता ही है, जब भी इन देशों को वाट लगता है, वो विक्ट्री, मॉरल विक्ट्री प्रोक्लेम कर लेते हैं। राहुल गांधी क्या 80 बार इलेक्शन हार चुके हैं, और वो हमेशा मॉरल विक्ट्री प्रोक्लेम करते हैं। इजिप्ट इसराइल को क्या 49 में हार गया, फिर 56 सुएज कैंपेन में हार गया, फिर 67 7 डे वॉर में हार गया, फिर 73 को यौम किपुर वॉर में हार गया। फिर भी उन्होंने हर बार अपनी विजय घोषित की थी। पाकिस्तान हमारे को क्या 47 48 में हार गया, फिर 65 में हार गया, फिर 71 में हार गया, फिर कारगिल में 1999 में हार गया, और हर बार उन्होंने विजय घोषित किया है अपने आप को। आप उनको कुछ कर नहीं सकते। आपको याद है, एक जमाना था जहां भारत रक्षक नाम का फोरम था, बहुत अच्छा वेबसाइट हुआ क्या करता था। उसको हमारा मेरा जो डीपीएस में हेड बॉय था रूपक चट्टोपाध्याय, वो चलाता है। वो अभी भी ट्विटर पर भी है, वो अब कनेडियन बन गया है। वो चलाता था, वो एयरफोर्स साइड का वो चलाता था। अब उस टाइम हम लंच के लिए मिले थे 1-2 साल पहले, और हम हंस रहे थे उस पे। उस फोरम में पता है क्या होता था कि हम हमेशा अपनी जो वीरगति को प्राप्त होते थे, उनका हमेशा नाम, फोटो, उनका पूरा जो अंतिम संस्कार होता है, उसको पूरा टेलीवाइज करते थे, और उसके गुण गाते थे, हमारी वीरगति जो प्राप्त हुए थे। वो हमेशा कारगिल में छिपाते रहते थे, कुछ नहीं बोलते थे। और जब हम बोलते थे कि ये मर गए हैं, वो बोलते थे नहीं, पाकिस्तान परस्त हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारे इधर कोई मरते नहीं है, वो शहीद बन के वो विजयी होते हैं। वो तो होता है, वो तो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान भाई। में एक भी फौजी खोआ नहीं है। आपके लोग मरते हैं, हमारे लोग शहीद बन के अमर रहते हैं। हार तभी होती है जब ईमान कमजोर होता है। आप अगर आपका ईमान मजबूत हो जाता है, तो फिर वो हार नहीं होती, वो हमेशा जीत होती। यू कैन रीड दिस इन द कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर, ब्रिगेडियर एस के मलिक। यस, सो दिस इज वन, व्हाट डू यू डू विथ पीपल लाइक दिस। पर मैं कुछ और चीजें दिखाता हूं क्यों वो। अब देखिए, पाकिस्तान ऐसे, आई मीन इवन उस रीजन में पाकिस्तान में भाई बहन की शादी बहुत ज्यादा होती है, और भाई बहन की शादी से आपको पता है क्या दिमागी दौरा पड़ता है। 90% उधर भाई बहन की शादी है, आपको पता है ना रेट क्या है उधर, 90% के लगभग करीब है। अब वो है ही उल्लू के पट्टे, और भाई बहन की शादी से और भी उल्लू के पट्टे बन जाते हैं। तो उसका क्या किया जाए मेरे को पता नहीं है, बट देयर कोर कमांडर्स, उनको अच्छी तरह से पता है। आप भी जानते हो कि जब ये पहलगाम हुआ था, वो आसिम मुनीर से, जो 11 कोर कमांडर थे, बहुत नाराज थे। वो पूछ रहे थे कि आपने हमको बिना बताए ये क्यों किया, हमको प्रेपरेशन का टाइम चाहिए था, आपने हमको नहीं बताया था, और ये कुछ भी सही नहीं हुआ है। और फिर उनको बहुत वाट पड़ी है 9 तारीख, 7 तारीख को, 8 तारीख को, 9 तारीख को, और 10 तारीख को। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है आप देख लीजिए। बाकी सब मान सकते हैं, हमने पीआर को थोड़ा गलत कर दिया था पहले 3 दिन को। जो 3-4 दिन पूरा दुनिया का नजर हिंदुस्तान पाकिस्तान पे था, उन 4 दिन हमने ठीक पीआर नहीं किया। पर 10 तारीख के बाद सब पीआर गेम हमने जीता।
सब कुछ साबित कर दिया था। पर प्रॉब्लम क्या था कि 10 तारीख के बाद जब सीज फायर डिक्लेयर हुआ, कोई भी हमारा टीवी नहीं देख रहा था, सबकी इंटरेस्ट चला गया था किसी और चीज पे। ट्रंप में चला गया था, ट्रंप डिक्लेयरिंग सीज फायर। जैसे भी है। तो इसमें ये एक पीआर का प्रॉब्लम था। बट इस बंदे ने क्यों अपने आप को फील्ड मार्शल बनाया, ये भी समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद है कारगिल मुशर्रफ ने करवाया, पर नवाज शरीफ को उसका जिम्मेदारी लेने पे मजबूर कर दिया पब्लिक में। इस बार शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से सीखा, उसने इसीलिए फील्ड मार्शल बनाया ताकि खुद फील्ड मार्शल साहब ही इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कहते हैं, जिम्मेदारी, दायित्व। हाँ हाँ, दायित्व ले। ठीक है ना। तो उन्होंने रिवर्स नवाज शरीफ मुशर्रफ किया है, नंबर 1। नंबर 2, इसको पता था आसिम मुनीर को कि इसके कोर कमांडर्स इससे बहुत गुस्सा हैं कि पहले तुमने पहलगाम किया, उसके बाद हमको इतनी बुरी तरह से तुमने जलील किया है। देखिए, अगर मान लीजिए कि उन्होंने हमारे 500 क्या, कम से कम 100 रफाल उन्होंने हमारे उड़ा दिए, कम से कम 500 हमारे सुखोई उड़ा दिए। अरे सर, आपको पता नहीं है, सच में मैं बोल रहा हूं, 500 सुखोई हमारे गिरे हैं। बाकी हमारे 100 उन्होंने रफाल खरीद के दिए थे हमको क्या हैं। 36 तो हमारे पास रिकॉर्डेड है, उसके अलावा बाकी जो अरे सर, आप 64 थे कुछ वो नहीं उन्होंने जानते हो। खरीद के दिए। वो ना उनके पास वो वर्म होल है जहां वो इधर इधर से मिसाइल घुसता है और वो सांट नजर फ्रांस में निकलता है। उन्होंने मिसाइल फैक्ट्री को भी जाके उधर राफाल बम कर दिया। पता है आपको? आपको कुछ नहीं पता है सर, मेरे को सब कुछ पता है। तो 500 हमारे सुखोई गिराए हैं, 100 हमारे उन्होंने राफाल गिराए हैं। ठीक है। तो इसके बावजूद वो अपना एक भी स्थान को डिफेंस नहीं कर पाए हैं। जहां हिंदुस्तान ने चाहा हमने मारा, और जहां भी पाकिस्तान चाहता था उनके हमला को हमने रोका। वो बहुत गुस्से में है। अब इतना बड़ा एयर चीफ मार्शल है उनका, जिन्होंने हमारे 1000 प्लेन उड़ा दिए पहले दिन में ही, उनको ही मार्शल ऑफ द एयरफोर्स बनाना चाहिए ना। उनको नहीं बनाया। उनको नहीं बनाया। अब जब तक मैं जानता हूं, टैंक उड़ नहीं सकते हैं, तोप उड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको काय का फील्ड मार्शल बनाया आपने? लेकिन इंडिया ने उड़ती राइफल तो बना दिए। सो देखिए, ये क्या है, ये सब इंडिविजुअली इट डज नॉट मेक सेंस, कलेक्टिवली सब कुछ एक पैटर्न में फिट होता है कि शहबाज शरीफ अब रिवर्स मुशर्रफ करना चाहता है। इसको आसिम मुनीर को अपना तख्ता बचाना है अपने खुद के कोर कमांडर से। तीसरी बात, सबको ये भूल गया है, सब बोल रहे थे अरे हिंदुस्तान का कितना नोज कट है, आसिम मुनीर को अमेरिका बुला के व्हाइट हाउस में लंच दिया गया। आपने उस लंच का एक भी फोटो दिखाया? एक भी फोटो वो तो उन्होंने बेचारे को निकाला? डांट पड़ी है वहां पे पता नहीं कितनी। एग्जैक्टली। लास्ट टाइम आपको याद है जब बिल क्लिंटन हिंदुस्तान और पाकिस्तान का ट्रिप किया था, हिंदुस्तान में सब धूमधाम तमाशा हुआ, पाकिस्तान में एक भी फोटो नहीं निकला जहां वो परवेज मुशर्रफ का हैंडशेक कर रहे हैं। आपको याद है वो वाला ट्रिप? यस, इज देयर ओनली फॉर अ फ्यू आवर्स। ही वाज देयर ओनली फॉर 6 आवर्स। एक भी फोटो नहीं निकला कि वो दो बंदे हाथ मिला रहे हैं। इधर भी जैसे वो लाल बत्ती इलाका में चुपचाप जाके वापस आना पड़ता है, वैसे ही कोई लाल बत्ती इलाके का बंदा व्हाइट हाउस के अंदर आ रहा है, वही बर्ताव सुलूक किया गया उसके साथ। ये कोई बोलने की चीज है? मैंने लंच किया, फोटोग्राफ कहां है? ट्रंप तो हर चीज का फोटो डालता है भाई, इसका क्यों नहीं फोटो डाला? और उस टाइम जब 1999 में जब नवाज शरीफ की चड्डी गीली हुई थी, वो क्या किया, उसने सीधा वॉशिंगटन जाके बैठ गया ना, दौड़ गया ना, और फिर थोड़ा शॉपिंग भी किया उसने। याद है ना, वो जाके उनकी बेगम नवाज ने सब शॉपिंग किया था फैमिली की तरह। इसने भी जाके 4-5 दिन होके उधर शॉपिंग करके आया है। जब भी वो अमेरिका भागते हैं, इसका मतलब ये साफ साफ है कि वो
बहुत ही डीप 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 ट्रबल में है, संकट में है, और आप उधर जाके एक फोटो भी नहीं निकाल पा रहे हो ट्रंप के साथ। जो रीड आउट होता है मोदी और ट्रंप के बीच में हर बार जो फोन कॉल होता है उसका रीड आउट छापा जाता है। इस बार इस मीटिंग का रीड आउट तक नहीं निकाला गया, ये आसिम मुनीर और ट्रंप के मीटिंग का। मोदी जी ने अपना रीड आउट निकाल दिया और कह दिया कि ये सब लोग, गलत आप बोल रहा है वापस ट्रम्प। जाइए बालाकोट के टाइम, बालाकोट में सब बोल रहे थे सबूत दिखाओ, फोटो दिखाओ, फोटो दिखाओ। आपको कैसे पता है आसिम मुनी ट्रंप से मिले थे और ट्रंप के नौकर से नहीं मिले थे? फोटो है कोई? अब कोई फोटो नहीं मांगेगा। अब फोटो दिखाओ ना। तो सब ये यू नो द सेल्फ डाउट नीड्स टू गो। हर चीज में विक्टिमहुड, स्टॉप बिहेविंग लाइक राणा अयूब एंड अरफा बट खानम हु हैज दिस सेल्फ डाउट? ये तो आपके जो सोल्ड आउट वाले हैं उन्हीं को सेल्फ डाउट है, बाकी पीपल एट लार्ज नहीं नहीं, हमारे साइड पे भी, अरे मैंने फुल देखा ऑफ सेल्फ एस्टीम। हमारे लोग उस तो फुल ऑफ सेल्फ पूरे एस्टीम है साइड में, सर। हमारे साइड में भी बहुत लोग हमारे को नीचा दिखा रहे थे। ओ ये डिजास्टर है, ट्रंप ने ये छीन लिया, वो छीन लिया। कुछ नहीं छीना भाई। हमारे वॉर ऑब्जेक्टिव्स डे 1 में क्या थे कि हम टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मारेंगे, और हमने उनके लिए एक चक्रव्यूह रचा था। हमने कॉल करके फिर उनसे बोला, वो जयशंकर शुड हैव प्रॉब्ली बीन अ बिट क्लियरर अबाउट व्हाट ही सेड। इट शुड हैव बीन सेड एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, एट अ इम्प्रॉम्प्टू प्रेस कॉन्फ्रेंस। इट शुड हैव बीन थॉट आउट क्लियरली व्हाट टू से। क्या बोला उन्होंने कि हमने उनको कॉल करके बताया, देखो हम आतंकवादियों पर हमला कर रहे हैं, आपके दो चॉइस बनते हैं, या तो आप चुप रहें, नहीं तो फिर आप इनकी रक्षा करें। उन्होंने क्या निर्णय लिया? हम हमारे टेररिस्ट भाई बहनों की रक्षा करेंगे। तो मोदी ने 10 को क्या बोला? अगली बार हम टेररिस्ट को हमला नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे पाकिस्तान फौज पर ही अटैक करेंगे। मतलब तो वही था ना कि हम अब पाकिस्तान और टेररिस्ट के बीच में कोई अंतर नहीं देखते हैं। इसका मतलब क्या है? अगली बार हम आपको ही, आपके कंटोनमेंट को ही यस, मारेंगे। पाकिस्तान आर्मी इज द टेररिस्ट आर्मी, ये इट इज द मतलब है। टेररिस्ट। नाउ वी हैव सेड इट ओपनली, दे कांट इवन क्लेम एनीथिंग। अब इस बंदे का देखिए इधर ही डेंजर आता है, पर इधर ही फील्ड मार्शल जो हैं, ये एक वो हॉर्न्स ऑफ डायलेमा, वो डायलेमा को हिंदी में क्या कहते हैं? दुविधा। दुविधा में पड़े हैं। एक, उनको अपने आप को, ये कोर कमांडरों का इज्जत वापस पाने के लिए उनको हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा टेरर हमला करना है। ठीक है, वो बांग्लादेश से आ सकता है, नेपाल से आ सकता है, और देखिए हम 100 टेरर हमला रोक सकते हैं, पर वो एक बार सक्सीड होना चाहिए बस। द टेररिस्ट हैज टू सक्सीड ओनली वंस, वी हैव टू सक्सीड एवरी सिंगल टाइम। 0% फेलियर वो हो नहीं सकता है, तो वो होके ही रहेगा। ठीक है, बट अगर उसने टेरर हमला किया मोदी के 10 मई के नया फॉर्मूला के अंतर्गत, उनकी फिर से बहुत पब्लिक में वाट लगेगी पाकिस्तान को। वो तो सिंदूर 2.0 हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर इज वो ओनली सिंदूर एट 1.0, वो सिंदूर 1.0 को हमने रोका नहीं है, पॉज है। बस विलंब है अभी के लिए। ठीक है, तो वो मूवी का ना पार्ट 1 पार्ट 2 निकलता है, इंटरवल को पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं कहते हैं अच्छा, वो, है ना? सीक्वल नहीं है। हाँ, सीक्वल नहीं है, इंटरवल है। तो इंटरवल है, एग्जैक्टली इंटरवल है ना। ओके। तो हमारा ये है कि अगर उसको अपने आप को बचाने के लिए भारत पे बहुत बड़ा आतंकी हमला करना पड़ेगा, पर अगर उसने किया वो और बेइज्जत होगा, तो वो क्या करे? करे भी उसका वाट लग जाएगा, ना भी करे उसका वाट लग जाएगा, है ना? वैसे तो पानी उसका रुका हुआ है, कभी पानी रोक देते हैं, कभी छोड़ देते हैं, जब मर्जी होती है। आज वहां फ्लैश फ्लड्स आ गए, पता है ना आपको? वो तो होना ही था। वो तो हम हम्म, 3-4 दिन से बोले जा रहे हैं कि जैसे ही इधर बारिश शुरू हुआ है, वी डोंट हैव दैट हाँ। मच स्टोरेज कैपेसिटी, तो वो तो जाना ही था उधर। अभी बहुत और फ्लड्स पड़ने वाली हैं, देखते रहिए, बहुत मजा आएगा। तो
ये तो दिस इज गोइंग टू बिकम अ पैटर्न एनीवे। तो ये आपको लगता है कि इंटरवल के बाद का पर्दा जल्दी उठने वाला है? बहुत जल्दी उठने वाला है, बहुत मे जल्दी बी दे उठने विल वाला है। ट्राई ड्यूरिंग मानसून कि साहब मानसून में हमें मार नहीं पड़ेगी शायद, बारिश वारिश ये हो भी रही। देखिए, ट्रम्प को उस टाइम सीज़फायर क्यों चाहिए था? क्योंकि ईरान में वो कुछ, ये तो मैंने आप ही के प्रोग्राम पे बोला था, उसी टाइम बोला था, 1-2 दिन के अंदर ही बोला था कि वो हाँ, ईरान, नेचुरली आपका नाम ही ऐसा है, आपका प्रेडिक्शन बिल्कुल परफेक्ट होता है। मेरा प्रेडिक्शन बूम, है ना? अब उसने, पर देखिए उसने कभी भी हमारे लिए इतना अभद्र शब्द का प्रयोग नहीं किया है, जिसने उन्होंने इज़राइल के लिए इस बार किया था। आपने सुना था ना वो वीडियो क्लिप जिसमें उसको इंटरव्यू कर रहे एफ थे। बॉम्ब। हाँ, एफ बॉम्ब जो ड्रॉप किया था, वो हमारे लिए तो कभी भी इस्तेमाल नहीं किया था। नहीं, he has never uttered a word against Modi. हाँ, बिल्कुल। तो इस बार आप देखते रहिए, बहुत मज़ा आएगा, देखते रहिए। ये ना सब हिंदुस्तान में क्या होता है ना, एक चीज़ आपको लगता है आप हार गए, असली में हारे नहीं हो। और सब आए यो, मैं सती के आग में कूदने वाला हूँ, मैं हथौड़ा लेके अपना सर फोड़ने वाला। व्हाई आर वी सो डिफीटिस्ट? You shouldn't be like that. But we are. नहीं, not this time. I think largely we were It not was. defeatists, we were No, no, celebratory. मैं लेफ्ट विंगर्स को फॉलो नहीं करता हूँ, मैं मोस्टली राइट विंगर्स को फॉलो करता हूँ। जस्ट इतना नेगेटिविटी आ रहा था ना, वो 10 तारीख को और 11 तारीख को, और उसके बाद भी कई सारे लोगों को मैंने अनफॉलो भी कर दिया उसके बाद। अच्छा, अरे भाई डी एस्केलेट तो लेफ्ट विंग वाले बोल रहे थे। हाँ, वही तो बोल रहे थे। और फिर करो, फिर बोलते हैं अरे सरेंडर नरेंद्र। आप देखना है ना, ये लेफ्ट का हमेशा एक ये है, एक पक्ष एक चीज बोलेगा, फिर दूसरा पक्ष उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट बोलेगा, और जब उन दोनों में से कुछ आए वो बोलते हैं हाँ देखो लेफ्ट विंग का इंटेलेक्ट इतना हाई है, हम हमेशा ठीक से प्रिडिक्ट करते हैं। प्रिडिक्शन बूम। अब ईरान का 2.0 कब होगा? क्योंकि इनका तो पॉज नहीं है, सीज फायर है। सो इसमें ना ऑलमोस्ट सर्टेनली आपको एक राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 शायद होने वाला है। क्यों? देखिए आपने, अब देखिए ये ओब्लिटरेट, डैमेज, ये सब एकेडमिक टर्म, ग्रामेटिकल टर्म है, ये मैं मानता नहीं। क्या हुआ है कि फैसिलिटी जितने भी डैमेज हुए हों, जरूर एंटूम्ब हुए हैं, यानी कि उनका मकबरा बनाया गया है। ठीक है ना? अब ईरान के पास 2 चॉइस है, या तो वो उनको छोड़ दे, नतान्ज को, फोरदाओ को, इस्फहान को, या फिर वो फिर से एक टनल बनाए अंदर जाने के लिए, और जो भी उसके अंदर जो ट्रैप्ड है अंदर, उसको निकालने की। अगर उन्होंने वो किया, एक और स्ट्राइक होने वाला है, जो ट्रंप ने साफ साफ बोला है कि अगर उन्होंने वापस जाने की कोशिश की हम उसको स्ट्राइक करेंगे। पर दूसरी बात यह है जो उनका आपने खुद ही लिखा था कि जो उनका मेजर एक स्टोरेज प्लेस है कुहे कोलांग, हाँ, उसको तो नहीं किया उन्होंने। छुआ भी नहीं है, उसको एंटोम भी नहीं किया है। कुहे कोलांग जो है, फुरदाओ के ऊपर लगभग 300 फुट का पहाड़ है। कुहे कोलांग के ऊपर 1000, मे बी इवन मोर, 1200 फीट तक का पहाड़ है। वो नतान्ज के बॉर्डर पे है। और उधर क्या हुआ है कि आपने उसको मकबरा बनाने की भी कोशिश नहीं की है, क्योंकि कुए कोलांग में 3 एंट्रेंसेस हैं, एक को भी आपने बॉम्ब नहीं किया है। उधर ही 60% एनरिच्ड यूरेनियम है। उसमें शायद आधे रिपोर्ट बोल रहे हैं उधर सेंट्रीफ्यूग है, आधे बोल रहे हैं कि उधर सेंट्रीफ्यूग नहीं है। यानी कि वो 60% आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं टू एनरिच इट टू वेपन्स कैपेबिलिटी। एक चीज हमको पता है, क्योंकि अराक बॉम्ब हुआ है, वो हेवी वाटर रूट नहीं जा सकते। जो हेवी वाटर, जो प्लूटोनियम बॉम्ब के लिए इस्तेमाल होना है, वो अब नहीं होगा। पर यूरेनियम रूट, यूरेनियम इंप्लोजन डिवाइस जो है, वो अभी भी बना सकते हैं। और अब तो उनका देखिए, एक 3 स्पेक्ट्रम होते हैं
इसके, ठीक है। ये कन्वेंशनल स्पेक्ट्रम है, ये सब कन्वेंशनल स्पेक्ट्रम है जिसे हम टेररिज्म कहते हैं, और ये हाइपर कन्वेंशनल स्पेक्ट्रम है जो हम न्यूक्लियर कहते हैं। अगर आप इधर बहुत ही अच्छे हो, आपको फिर न्यूक्लियर बम की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको न्यूक्लियर बम नहीं चाहिए, क्योंकि फिर एक छुटकू भी आपके इक्विवेलेंट बन जाता है। पर जब आपके पास ये बकवास है, ये मेन मिलिट्री यानी कि ऐसा है, तो आपको दो चीजों की दरकार पड़ती है। एक तो टेररिज्म, जो पाकिस्तान हमारे खिलाफ करता है, अरब देशों ने बहुत इस्तेमाल किया उसको, इसराइल के खिलाफ ईरान ने इस्तेमाल किया है। पर इसमें भी एक प्रॉब्लम है, ये सब कन्वेंशनल स्पेस जो है, इसमें आप कुछ कर सकते हैं पर कुछ चीजों से ज्यादा नहीं कर सकते। आप एक हमला कर सकते हैं जहां 10-15 लोग मरेंगे, पर शायद 20, यानी कि जब वो रियासी में वो अटैक हुआ था ना, बस शरणार्थियों जो पिलग्रिम्स थे, बस पे हमला हुआ और 9 लोग वो रियासी में गिर के मर गए थे। उनको शूट भी किया था, वो बस पे जो हमला हुआ था पिछले साल नवंबर, उस टाइम हमने कुछ नहीं किया था। पर जैसे ही 26 लोगों को मारा गया पहलगाम में, ये पूरा कन्वेंशनल स्पेक्ट्रम पे इधर आ गया, ठीक है। तो ये जो स्पेक्ट्रम है, आप इसको कैलिब्रेट नहीं कर सकते हैं। ये जो इधर ताकतवर है ना, वो निर्णय करता है मैं तुमको किस चीज पे वापस थप्पड़ दूंगा, किस चीज पे वापस थप्पड़ नहीं दूंगा। इसीलिए 9/11 से उन जिन्होंने किया था उन्हीं की बर्बादी हुई, और जो 7 अक्टूबर जिन्होंने किया था उन्हीं की बर्बादी हुई। अब इसको इधर से इधर जाने के लिए, रोकने के लिए आपको इधर न्यूक्लियर की जरूरत पड़ती है। अब ईरान का ये जब पूरा कोलैप्स हो गया, ईरान का जो अब न्यूक्लियर का जो नीड है ना, वो बढ़ गया है। उसकी जो दाह है न्यूक्लियर के लिए, वो और भी, you've become even more thirsty for nuclear bombs. So the need for nuclear bomb बड़ा है। जो रिक्वायरमेंट है आपका लीगल कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाएं, आप अब बोल सकते हो एनपीटी के अंतर्गत हमको प्रोटेक्शन दिया गया था, वो आपने निकाल दिया हमारे से प्रोटेक्शन, तो हम एनपीटी को क्यों माने? आपने हमारे साथ धोखा किया था, जो हमने आईएईए को दिखाया था वो सब आपने जाके इजरायलियों को बता दिया। ओके, so they've almost withdrawn from the IAEA, they've stopped IAEA inspections. उनका नीड फॉर न्यूक्लियर ज्यादा हुआ है, इंस्पेक्शन रोक दिया गया है, कोलैबोरेशन रोक दिया गया है, उनका कन्वेंशनल कोलैप्स हो गया है। बचा क्या है न्यूक्लियर के सिवाय? यानी कि आपको बार बार ये, जैसे थोड़ा सा विलंब हुआ है सिंदूर 1.0 पे, उसके बाद ही उसकी तरह ही जो राइजिंग लायन है उस पे बस विलंब लगा है, वो बाकी अभी काफी सारे स्ट्राइक्स होंगे। अच्छा ये बताएं कि हमारा जो हमसाया है पाकिस्तान, वो इस ईरान में इंटेंगल होके उसने अपनी क्या सिचुएशन क्रिएट कर ली है? इफ दिस ईरानियन रेजिम सर्वाइव्स तो भी उनकी बैंड बजेगी। देखिए हमारी ना इफ इट डजंट सर्वाइव तो जो भी हो गया वो इजराइल कंट्रोल्ड होगी। हमारे इंटरेस्ट में है कि ये रेजिम सरवाइव करे, और पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है। मैं तो दोनों सिनेरियो देख रहा हूँ। हाँ, मैं तो ये हमारा देख रहा हूँ कि क्यों है कि क्योंकि ये शिया सुन्नी लड़ाई हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, ये हमको हर हालत में कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। पर ईरान न्यूक्लियर होना हमारे लिए अच्छा नहीं है। पर ये दोनों सिनेरियो पाकिस्तान के लिए बहुत घटिया है। एग्जैक्टली वही ईरान मैं बात कर। न्यूक्लियर होना भी घटिया है, पर ये रेजिम कोलैप्स होना, और अगर शिया सुन्नी स्प्लिट चला गया तो पाकिस्तान में थोड़ी देर के लिए अमन कायम हो सकता है, और ईरान उनका फिर से दोस्त बन जाएगा। ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है।
हम जो मैं दोनों तो ये कह रहा हूँ कि जो अगर नई रिजीम आएगी तो उस पे इजराइल का इन्फ्लुएंस होगा। नहीं, इजराइल इज नो फ्रेंड ऑफ इजराइल पाकिस्तान। मांगती है। देखिए अब ये जो बुद्धू बैठा है लॉस एंजलिस में, क्या है, रेजा पल्लवी सेकंड। हाँ तो भाई आपका आपने जो नाम लिया है तो वो तो प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि वो तो आने वाला है। बेबी पहलवी, यार बेबी पहलवी नहीं आने वाला, उसको ईरान में भी कोई सीरियसली नहीं लेता है। ठीक है, ये बस जो हम उसको लॉस एंजलिस को तेहरान बोलते हैं, क्योंकि आउटसाइड तेहरान इट इज द सेकंड बिगेस्ट इरानियन सिटी ऑन अर्थ। इट इज, देयर आर मोर पर्शियंस इन तेहरान, इन लॉस एंजलिस देन देयर आर इन मशाद और इस्फहान। तो उधर बैठ के ना, ये इसीलिए लॉस एंजलिस को तेहरांगेलेस बोलते हैं। तो तेहरांगेलेस में बैठ के ये जो राजा है, देखिए मेरे कुत्तों का भी ज्यादा इन्फ्लुएंस है ईरान पे जितना कि वो रेजा पहलवी का। देखना चाहते हैं वो जो हमने राहुल He is गांधी के साथ, hated. वो चाहे जितना दे हेट खोमेनी बट दे हेट द पहलवीज मोर। दे हेट द पहल, आई डोंट थिंक पीपल रियलाइज दिस। कई लोग हैं जो जो अमीर नेबरहुड है नॉर्थ तेहरान में, वो दमवंद माउंटेन के छाया में, शमिरान, तजरीश, कराज, इन सब में हाँ हाँ शाह 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 का शासन होना चाहिए। आप नीचे तेहरान में ही घुसो, शाह का नाम लोगे अभी भी थूकते हैं उधर। शिराज, कुम, इस्फहान, मशाद में एकदम थूक 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 शाह का नाम लोगे। अरे वो शाह भी क्या है, वो अंग्रेजी में स्पीच दे रहा था, फारसी में उसने स्पीच दिया, क्योंकि वो स्पीच ईरानियन लोगों के लिए नहीं था, वो स्पीच अमेरिकन लोगों के लिए था। कौन सा ये शाह है जो खुद अपने लोगों से अंग्रेजी में बात करे यार। तो ये नमूना है, इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, ये फ्रॉड है। और इसको ट्रंप कभी भी मुलाकात किया है उससे, नेतन्याहू ने कभी मुलाकात किया है, नोबडी टेक्स हिम सीरियसली, नोबडी टेक्स हिम सीरियसली। उससे बेहतर मेरे कुत्ते, अद्वैत बेटा इधर आओ, इधर आओ बच्चे, अप 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 अप, अद्वैत अप अप अप, इसको शाह बनाओ। ये देखो मेरे दोनों बच्चे इधर लेटे हैं, तो शाह फैरान बनेगा बेटा। ये देखो, ये देखो। नो बट आपने देन व्हाट देखा था हैपेंस। इसी आपने अद्वैत जो ने जब राहुल नहीं गांधी का नाम लिया था, आपको याद है ना। आपने एक नाम अडॉप्ट किया है आज, और अगर शाह फरहान नहीं आता है तो उस नाम का क्या होगा? अगर डॉलर 3 रुपए का नहीं होता है तो आपका क्या होगा? मैं ना मैं क्या करूंगा, मैं ये नए पार्लियामेंट के 10वीं फ्लोर से मैं कूद मारूंगा। क्या पानी के अंदर? नहीं नहीं, सीधा अपना माथा फोड़ दूंगा धरती पे। अच्छा, हाँ, तो इज दिस एप्लीकेबल ओनली टू द adopted नेम, या जो person with the main name also it is applicable? वो तो पता नहीं मेरे को। See, I don't know. I assume so many identities, you know, I don't. So मैं today you कभी, are a vegetarian non-violent identity. यस, शुद्ध शुद्ध। हम्म। सो ये जो है इसमें आपको ना 8 बजे ही जाना तो नहीं है कहीं? हाँ, 8 बजे मेरे को न्यूज़ 18 पे जाना है। तो जल्दी से फिर देन प्रश्न। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। अरे भाई पहला क्वेश्चन चल जाओ, ये डोंट डू दिस, डोंट स्किप। आई वांट द फर्स्ट वन। Yes, we want the first one. Bali 208. बली 208 प्लीज, बली 208 पहला वाला। एक क्वेश्चन था, पहला वाला पूछो ना। Sanjay ji, it was Dr. Ankit Shah prediction on Jaipur Dialogues and Expost 16 July 24. Shah is coming to Iran, a Christian majority by 2040. Hope you remember. Yes. अच्छा किया आपने इसको राइटिंग में डाल दिया, हम हाँ, इसको this फ्रेम is करके an रखवा लेंगे। this is an extremely important prediction, and I think Ankit Shah ji is the most
senior, respected and accurate predictor of geopolitical events. Please follow him on Twitter and YouTube. बिल्कुल सही। आपको पता नहीं है, शाह एक्चुअली इंस्टॉल हो चुका है, खमेनी मर चुका है और रेजा पहलवी जी शाह बन चुके हैं। ये अगला हफ्ता अनाउंस होगा। प्रेडिक्शन बूम। नेक्स्ट बली 208 अगेन। Sanjay ji, no one is buying USA long-term bonds. 9 trillion to be refinanced this year. Big B bill to add up 2.3 trillion debt. ये आप क्या कह रहे हैं? तो एलन मस्क भी कह रहा है। ₹65 per dollar soon. अच्छा, soon मतलब soon तो डिफाइन कर दो यार। 3 months, 6 months, क्या? We need फूलों का माला का स्वागत फॉर डॉक्टर अंकित शाह। हाँ, 100% agree. Next. Please invite Asad Noor for a discussion on situation of Bangladeshi Hindus. He is a very popular ex-Muslim and minority rights activist from Bangladesh. Okay, I'll check him out. Next. Ashish Kumar Hegde. Is it strange coincidence that Pahalgam attack took place when Jerry Vance in India? Why intelligence not prevent Pahalgam? No, ये तो मैंने पिछले जो हमने किया था उस पे बोला था। सब पाकिस्तानी अटैक कोऑर्डिनेट होते हैं तभी उसी टाइम पे, क्योंकि दे वांट टू इंटरनेशनलाइज द कश्मीर डिस्प्यूट। तो अगर कोई भी बड़ा डिग्निटरी विजिट कर रहा है, यूजुअली अमेरिकन प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, उसी टाइम पे ये करते हैं। दिल्ली राइट्स कब हुए थे? उसी टाइम हुआ था जिस दिन ट्रंप लैंड हुए थे, उसी दिन दिल्ली राइट्स शुरू हुए थे, याद है ना? छत्ती सिंहपुरा मैसेकर उसी टाइम हुआ था। आप देखिए ओबामा के विजिट, जॉर्ज बुश के विजिट, हर बार या तो उसी दिन पे, प्रेफरेबली उसी दिन पे, पर मोस्टली एक महीने के अंदर अंदर कुछ ना कुछ बड़ा होता है ताकि वो प्रेस में इंटरनेशनलाइज हो। ये उनके लिए बहुत अच्छा है। सो नो, नॉट अ कोइंसिडेंस एट ऑल, आशीष कुमार हेगड़े। आई हैव सेड दिस ऑन सेवरल प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग हियर। Okay, next. Enomad. What's the update on Pahalgam culprits? No update according to me. No update. We haven't caught them, but as far as we know, they haven't crossed back into Pakistan either. अब देख लो, यूजुअली टेररिस्ट का लाइफ स्पैन जो होता है वो लगभग 3 महीने, मैक्सिमम 9 महीने तक होता है। 9 महीने थोड़ा इंतजार कर लीजिए। Okay, Gargi Sharma. Trump is close to Pakistan. Pashtun Taliban is attacking Pakistan. What if Trump Munir want to attack Taliban? Tajik, Uzbek, Hazara, Turkmen freedom soon. Yes, 100%. If Trump, देखिए ट्रम्प को अच्छा नहीं लगता है जब कोई किसी को अटैक करे। बस उनको परमिशन है किसी को अटैक करने का, और वो भी अटैक तभी खत्म होना चाहिए जब ट्रम्प बोले। नेतन्याहू को इजाजत नहीं है कि वो वॉर तब तक चलाएं जब तक उनको ये हो, शांति मिले। हमको तो पहले दिन को ही शांति मिल गया था, 8 तारीख को भी शांति मिल गया था। किसी भी टाइम हमारे लिए काफी था। हम किसका इंतजार कर रहे थे? पाकिस्तान कुछ करेगा, उसका डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल जवाब हम देते रहेंगे। इसीलिए वो आके हमको भीख मांगा। तो अगर ट्रम्प मुनीर कुछ करना चाहता है तालिबान को, आपको लगता है ट्रम्प परमिशन देगा? मेरे को तो नहीं लगता, पर ही मे वेरी वेल। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट ही इज ऑफर्ड, ही मे। पर देखिए, कई लोगों ने अफगानों पे राज करने की कोशिश की। आपको क्या लगता है मुनीर वहां पे सक्सीड करेंगे जहां सोवियत संघ फेल हुआ था, जहां अमेरिका फेल हुआ था? बेस्ट ऑफ लक। मैं तो चाहता हूं कि वो अफगानिस्तान में हमला करे। ईरान इज नाउ बैकिंग तालिबान। मजे लो और भी। नेक्स्ट. Stormtrooper, likely West will eventually abandon Ukraine. AMG and Dixit ji's view on when and under what circumstances impact on Bharat and the subcontinent. देखिए, they will abandon when the cost becomes too much or when their public gets bored. अगर आप देखें, वॉर फैटिग क्या 4-5 साल मैक्सिमम चलता है? वर्ल्ड वॉर 2 कितने साल चला? 39, 40, 41, 42, 43, 44, ठीक है। सो 6 years. वर्ल्ड वॉर 1 कितने देर चला? 14, 15, 16, 17, 18, 19, सेम 5 years actually. 14, 19 में खत्म हो गया था। हाँ, तो गिव इट
give it 7-8 years, they will abandon. अफगानिस्तान को 20 साल में क्या, हाँ 20 साल में अबैंडन कर दिया था ना, दैट्स इट. अमेरिका हैज मोर स्टेइंग पावर, बट वो भी शायद लगता नहीं है कितने देर ये करने वाले हैं. जैसे ही वो फिस्कल डेफिसिट का इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ना शुरू हुआ, आप देखिए इंडिया पाकिस्तान की वजह से, ईरान इजराइल की वजह से, यूक्रेन तो आजकल फ्रंट पेज पे आ ही नहीं रहा है कहीं पर भी, यूरोप में भी नहीं, अमेरिका में भी नहीं. कौन यूक्रेन वॉर को कवर कर रहा है? कोई कर रहा है? कोई भी नहीं. ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट. मिश्रा जी कह रहे हैं ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर योर विजडम डॉक्टर प्रोफेसर अभिजीत अय्यर. नाम ही बदल दिया. वेरी काइंड, वेरी काइंड. नाम बदल दिया. डॉक्टर एमपीसी, व्हाट इज आवर डिफेंस इन अ फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट? वेयर इज लोकल ड्रोन हमला ऑन आवर एयर डिफेंस, पावर प्लांट्स, ऑयल स्टोरेज एंड सिविलियन एयरपोर्ट्स डन एट वंस? What is our defense in a future conflict and a local drone hamla on our air defense power plants? भाई, that we don't know. They're not going to tell us this. ये जो एंटी ड्रोन हमारा कैपेबिलिटी था, हमने चुपचाप बनाया, किसी को भी पता नहीं था. हमें भी किसी को आइडिया नहीं था. We had no idea. ये हम पब्लिक नहीं करेंगे, ये जब होगा तभी देखा जाएगा. नेक्स्ट. सर मेरे को भागना है तो जल्दी से ये लास्ट 3 हाँ बस, only 2 questions left. Dr. MPC, are we making enough decoys for our high value defense assets like S-400 aircraft mobile and static radars, air bases and runways with IR and RF pods? Look, decoys तब बनते हैं जब आप exposed हैं. अगर आप पाकिस्तान की तरह थे जो हमला रोक ही नहीं पा रहा था, तब आपको डिकॉयज चाहिए. जब आप हर हमला रोक पा रहे हैं तब आपको डिकॉय नहीं चाहिए. आप समझ रहे हैं ना? इट हैज टू डू विद एयर डिफेंस सुपीरियरिटी. तो वी डोंट हैव टू डू इट. और हम इतने बड़े देश हैं ना, पाकिस्तान इतना दूर आ नहीं सकता है. Okay. अच्छा, ये तो this is a message, I don't know for whom. I hate my senior manager. Corporate life sucks. Yes, Divine Tiger, I agree with you. Corporate life sucks. And okay, thank you, Mr. Shantanu ji. And with that, we come to the end of our question rounds. Thank you, everyone. आप सभी को धन्यवाद. और Mr. अभिजीत अय्यर मित्रा, today masquerading as, what's your full name भाई? लेके चला गया, गायब हो गया. हाँ, मेरा नाम क्यों निकाल दिया? डॉक्टर प्रोफेसर अंकित शाह, IIM, LLB, MBBS, UPSC, PhD. हाँ. वियना, मॉस्को, नहीं, वियना, मॉस्को, मद्रास, एल्बुकर्की, मेलबर्न, पोर्ट डगलस, श्रीनगर, कडलोर, कोलकाता. थैंक यू. थैंक यू. टाटा. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.